हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन जो कि होगा सॉल्युबिलिटी। क्लास 12th का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा था, अब सवाल आ गया है उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने का। क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मिल गए थे डीपीपी के फॉर्मेट में भैया, और डीपीपी वो आप लोगों के लिए थी। मतलब डीपीपी आपको मिल गई होगी या तो उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप परेशान मत हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भी आपको डीपीपी मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करना है और फिर इस वीडियो को तुरंत नहीं देखना है। मैं तो ये चाहूंगा वीडियो की जरूरत ही ना पड़े आपको, क्योंकि वो डीपीपी आपको खुद से सॉल्व करनी है। वो डीपीपी आपके लिए। और अगर कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन में फंस जाओ तो इस वीडियो का सहारा ले सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बिकॉज इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और कहानी यहीं तक नहीं रुकेगी। सॉल्युबिलिटी के बाद जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मतलब बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लगभग एक चैप्टर से 500 प्लस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारी बुक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई कोड लगाना है या सब्सक्रिप्शन लेना है या कोई पैकेज बाय करना है बाकी कोर्सेज को देखने के लिए। 100% फ्री एजुकेशन है जो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको मिलती है। और ये सारी चीजें आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल में जो यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और magnetbrains.com मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। साथ ही आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्यूशंस का। और ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो डीपीपी का है। बात करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन के बारे में है। तो लेट्स डिस्कस दिस। अ हैंडबुक लिस्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर एज 0.0354 ml CO पर ml ऑफ H2O। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना दिया हुआ है पर ml ऑफ H2O। तो सॉल्युबिलिटी बता रहे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो 0.035 ml 0.0354 ml कहना चाहिए पर ml ऑफ वाटर प्रेजेंट है। पर ml ऑफ वाटर मतलब 1 ml अगर पानी का है तो पर ml ऑफ वाटर ये प्रेजेंट है, पर ml ऑफ वाटर। ठीक है, 0.0354 CO सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। उस समय टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 atm। Now, what should be the pressure of CO gas above the solution to obtain 0.010 molar CO solution? तो अब आपको ये बताना है what will be the pressure of CO gas above the solution to obtain 0.010 molar carbon monoxide solution। आपको वो प्रेशर बताना है। अब एक चीज समझे, हेनरीज लॉ से प्रेशर और कंसंट्रेशन का भी एक फॉर्मूला बनता है। और वो फॉर्मूला है क्या? बेसिकली that concentration will be equal to Henry's constant KH into partial pressure of that gas। ये concentration का फॉर्मूला बनता है। This is the formula of concentration। तो concentration क्या होगा? Equal to KH into PG। KH जो होगा बेसिकली K उधर ले गए तो 1/K हो गया, which is again a new constant। तो वो KH इंटू पीजी हो गया, where PG इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहां पर अब होगा क्या, हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। तो अगर मेरे पास दो कंसंट्रेशन है तो मैं कह सकता हूं C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। क्योंकि दो कंसंट्रेशन पर दो चीजें हैं, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल एज पर हेनरीज लॉ। सो दिस इज इन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो बस ये इक्वेशन का मैं यूज कर लूंगा और मेरे को फॉर्मूला में मेरा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा इसमें। अब फॉर्मूला क्या कहता है ध्यान से समझेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह दे रखा है टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 atm और इतना ml CO का डिसॉल्व्ड है 1 ml H2O में। ठीक है, मतलब पहली बार का तो हमें कंसंट्रेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें इनफैक्ट मोल्स भी नहीं दिए, लेकिन
अगर हम मान लेते हैं अज्यूमिंग CO एज आइडियल गैस, अज्यूमिंग कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज एन आइडियल गैस, एज एन आइडियल गैस, तो हम लगा सकते हैं PV इक्वल टू nRT, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं N विल बी इक्वल टू PV बाय RT, N इक्वल टू PV बाय RT। हम ये कह सकते हैं कि जो मोल्स हो जाएंगे वो PV बाय RT के बराबर हो जाएंगे। तो N इज इक्वल टू PV बाय RT, ये आ गया अपने पास PV बाय RT। अब अपन पहले मोल्स निकाल लेते, तो N विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल्स निकाल लेते हैं हम। प्रेशर हमें दिया हुआ है दैट इज 1 atm, तो 1 atm हो गया। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 0.0354, ये 0.0354 वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, डिवाइडेड बाय R हमको दिया हुआ है। अब R कौन सा है, ATM वाला यूज करना है, लीटर ATM वाला, तो इट इज 0.0821। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT। R दिया हुआ है इसमें, R होता है 0.0821 लीटर ATM में। टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, मींस 273 केल्विन, मींस 273 केल्विन। तो यहां से सीधा हमको N की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो इट विल बी 0.0354 डिवाइडेड बाय 0.0821 फर्दर डिवाइडेड बाय 273, 1.57 into 10 की पावर -3, so we have 1.57 into 10 raised to the power -3, ये मोल्स आ गए। ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज मोल्स। तो ये मोल्स आ गए, दिस विल बी द मोल्स। अब मोलारिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, मोलारिटी हम लोग ऐसे निकालते हैं, जो कंसंट्रेशन होता है वो मोलारिटी होता है। यहां जो सी है कंसंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी। इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया मोल्स तो आ गए अपने पास ये, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, पर ml ऑफ H2O, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 ml पर ml ऑफ H2O। अब सॉल्यूशन 1 ml है, और यहां पर ये अच्छी बात है कि हमें यहां पर लग रहा है कि मोल्स निकाले हमने, मोल्स नहीं है। यहां पर देखो वॉल्यूम, वो अभी अपन ने देखा ये ml में था, ये भी ml में था, मतलब ये मोल्स नहीं निकले, ये मिली मोल्स निकले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है मिली मोल्स निकले तो, क्योंकि अब अपन को जो सीधा कंसंट्रेशन निकालना है उसमें जो वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है सॉल्यूशन का H2O, मतलब 0.035 छोड़ दे तो 1 ml H2O को मान ले कि पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्योंकि 1 में 0.03454 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, सीधा मान सकते हो। तो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो जो चीज अपन समझाना चाह रहे हैं, यहां पर देखेंगे क्या आएगा, देखेंगे यहां पर। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ml, तो मोलारिटी क्या आ जाएगी, मोलारिटी इट इज मिलीमोल्स प्रेजेंट पर ml। तो मिलीमोल्स कितने, 1.57 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कितना ml है, 1 ml है, तो 1 ml से डिवाइड, आ गई मोलारिटी। मोलारिटी आ गई 1.57 इंटू 10 की पावर -3 मिलीमोल्स पर ml बोल दो या मोल्स पर लीटर बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं। ये कंसंट्रेशन आ गया, ये कंसंट्रेशन आ गया 1 atm पर, मतलब इनिशियल कंडीशन पे कंसंट्रेशन आ गया। तो ये आपका हो गया एक्चुअली C1, ये C1। C2 तो आपको दे रखा है 0.10 मोलैरिटी, C1 आपका आ गया, C2 आपको दे रखा है, P1 का प्रेशर आपको दे रखा है, P1 का प्रेशर कितना है 1 atm आपको दे रखा है, P2 निकालना है, खेल खत्म, P2 निकालना है, खेल खत्म, रख देते हैं फॉर्मूले में। तो एज पर हेनरीज लॉ क्या लिख सकते हैं, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, राइट। C1 अभी निकाला अपन ने 1 atm पर, अभी निकाला 1.57 इंटू 10 की पावर -3, 1.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन C2 0.10 फाइनल 0.010 मतलब 0.01 कर लो, 0.010 का क्या होता है 0.01 इक्वल टू इनिशियल प्रेशर P1 कितना है 1 atm, सो दैट इज 1 atm अपॉन P2 निकालना है, ठीक है, निकल गया, खेल खत्म। P2 विल बी इक्वल टू 1.57 इंटू P2 विल बी इक्वल टू
ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो यहां से P2 क्या हो जाएगा, 0.01 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 10 की पावर +3, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.57। तो यहां पर हो जाएगा P2 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1.57, तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.57 दैट इज इक्वल टू 6.36। तो 6.36 ATM आपका आंसर आएगा, जो कि P2 होगा, यानी कि फाइनल प्रेशर होगा जब कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा ना, क्योंकि मोल्स बढ़ेंगे, मोलार मास मतलब मोल्स बढ़ रहे गैस के, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे हेनरीज लॉ के हिसाब से, तो मोल्स बढ़ रहे तो फिर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो भैया कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले इतने कम कंसंट्रेशन पर एक एटीएम था, तो इतने ज्यादा कंसंट्रेशन 0.01 बहुत ज्यादा इस वैल्यू से, तो जो प्रेशर हो गया वो भी बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ के हो जाएगा 6.36 एटीएम, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 6.36 ATM। तो वी हैव दिस एज 6.36 ATM। ऑलमोस्ट बी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट होगा। 6.33 आ रहा है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 6.36 रहेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट है जो हमें यहां पर मिल रहा है। तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे पहले क्वेश्चन का, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें पहले क्वेश्चन की। आगे का भी स्क्रीनशॉट लें, अगले पार्ट का, यहां पर स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन की बात सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन H2 at 25 डिग्री सेल्सियस एंड दिस मच ATM। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही डिसॉल्व्ड है H2O में, इतना टेम्परेचर दे रखा है और 0.10 ATM प्रेशर दे रखा है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम इज दिस मच, 5.80 into 10 की पावर 4 ATM। Thus मोल फ्रैक्शन ऑफ CO is, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है CO के। आपको सारी चीजें दे रखी है, बस हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी दे रखा है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.010 divided by Henry's constant for the system is 5.80 into 10 की पावर 4 into 10 की पावर 4। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। तो मोलार फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ CO is, ये अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ है, दिस इज अकॉर्डिंग टू Henry's law, so this is in accordance to Henry's law। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5.80, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5.80 into 10 की पावर -6, तो 1 डिवाइडेड बाय 5.80 0.17 into 10 की पावर -6, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.17 into 10 की पावर -6, ये बनेगा 1.72 into 10 की पावर -7। मतलब दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, क्योंकि एक डेसिमल और यहां पर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -7 आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 1.72 into 10 की पावर -7 एंड दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जो आपको मिलेगा। तो दिस इज ए ऑप्शन विच इज करेक्ट, विच इज 1.7 into 10 की पावर -7। और ये सिंपल हेनरीज लॉ के फॉर्मूले से हो गया कि जो प्रेशर होगा वो दैट इज इक्वल टू KH into X ऑफ काय ऑफ CO। काय इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, KH इज हेनरीज कांस्टेंट। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ये ए ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड क्वेश्चन का।
क्लियर, डन, ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये तो डायरेक्ट बन गया होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, समझते, चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इज यूज्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कैटायंस। तो इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कैटायंस के क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि कौन सा कैटायन वहां मौजूद है इनऑर्गेनिक का, उसको एनालिसिस करने के लिए H2S गैस का यूज किया जाता है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट STP इज 0.195 मोल्स पर केजी। कंसंट्रेशन है बेसिकली इन सॉल्युबिलिटी टर्म्स। सॉल्युबिलिटी मींस मोल्स पर केजी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो आपको सॉल्युबिलिटी दी हुई है कितनी, 0.195 मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। Thus, Henry's law constant in ATM per molar for H2S। ATM पर मोलार निकालना है H2S के लिए, तो अपने को वो बताना है कि हेनरीज लॉ के लिए हेनरीज कांस्टेंट इसमें क्या होगा, KH, मतलब हमें KH आइडेंटिफाई करना है। अब एक चीज है, हमारे पास प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर है भी। अगर देखोगे यहां पर तो STP कंडीशन दी हुई है, ये आपको STP कंडीशन दी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन दी हुई है। तो जब आपको STP कंडीशन दी हुई है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि STP कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। STP कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ठीक है। तो अब अपन हेनरीज लॉ लगा देते हैं। सॉल्युबिलिटी है तो मतलब वो मोल फ्रैक्शन से ही निकलेगी, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा, यहां पर देखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी। ये हेनरीज लॉ से फॉर्मूला आएगा। KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, बट मोल फ्रैक्शन की जगह यहां सॉल्युबिलिटी है, और सॉल्युबिलिटी भी क्या है, मोल्स में ही टर्म है, मोल्स पर केजी है, तो KH इंटू सॉल्युबिलिटी यहां पर आ गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। तो ये हेनरीज लॉ के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू हेनरीज लॉ। अब यहां पर अपने को निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH निकालना है, ठीक है। तो KH विल बी इक्वल टू P अपॉन S, P अपॉन S, वेयर P इज द प्रेशर एंड S इज द सॉल्युबिलिटी। सब दिया हुआ है, क्योंकि STP कंडीशन में हमें प्रेशर पता है 1 atm होता है, तो सीधा KH निकालते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर कितना है, दैट इज 1 atm, प्रेशर इज STP, तो 1 atm, तो 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.195, और ये मोल्स पर केजी है, जबकि ये वाटर है, तो मोल्स पर केजी ऑफ वाटर मतलब पर लीटर ऑफ वाटर, तो बेसिकली ये मोलार के टर्म्स में ही आ रही है। तो वो सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं ना, ATM पर मोलार होना चाहिए, ये 1 atm है और ये मोलार में ही है, मोल्स पर लीटर ही है 0.0195, क्योंकि पानी के लिए मोल्स पर केजीज, मोल्स पर लीटर, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1 लीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.195 मोल, तो KH की सीधे हमारे पास वैल्यू आएगी, और KH विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.195, so the answer will come out to be 5.12. तो 5.12 is the answer, 5.128 precisely in liter, in ATM per molar, sorry, in ATM per molar, in ATM per molar. So this is what we are having as KH. So this is KH which is equal to 5.128 in ATM per molar. तो ATM per molar होगा 5.128. तो this is what we are having as B option. तो ये B option है 5.128 मोलार, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है 5.128 मोलार। क्लियर हो गया। तो सिंपल, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, बस सॉल्युबिलिटी से कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्युबिलिटी से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बात याद रखना। हमें सिंपल लेकर चलना है कि भाई सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन की जगह पर आएगी, और यही आपका हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन ऑल सेट, स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद।
ओके, तो क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, बात करते हैं। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, बात करते हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ केएच हेनरीज कांस्टेंट है विथ टेम्परेचर इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ 1 to 4। अच्छा, आपको यहां 4 कर्व दिए हुए हैं और केएच का वेरिएशन दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपको वेरिएशन है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा। ये बात हमने थ्योरी जब पढ़ी थी तो एक टेबल आया था आपको जिसमें सबके हेनरीज कांस्टेंट लिखे हुए थे। उसमें हमने ये चीज देखी थी कि जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा। तो के एच की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट। तो सिंपल है, के एच जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना के एच बढ़ेगा। तो ग्राफ के हिसाब से टेम्परेचर के बढ़ते हुए के एच सिर्फ बढ़े, वो सिर्फ एक ग्राफ दिख रहा है, ये वाला और ये 1 है। ये तो बिल्कुल कम हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता, इंडिपेंडेंट होता नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ये कह रहा है पहले, फोर्थ वाला कह रहा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा भी नहीं होता। के एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो टेम्परेचर है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा के एच। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो ग्राफ है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए वाले की है, इसकी ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पहला ग्राफ है उसी में आपको दिख रहा है कि केएच की वैल्यू के बढ़ती जा रही है जब टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। सो मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर, मोर द वैल्यू ऑफ केएच विल गोइंग टू इंक्रीज। क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल है। अगेन हेनरीज कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, अमेजिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, मजेदार न्यूमेरिकल्स होते हैं, वही न्यूमेरिकल्स को हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकालना है। इन फैट व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज दिस मच पास्कल। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है 55 किलो पास्कल। इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लें तो इट इज 55 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25 डिग्री दिया हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि KH की वैल्यू दी हुई है 8.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 टॉर। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो, हेनरीज लॉ लगा तो दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ लगा दो उसमें। तो वी हैव मोल फ्रैक्शन, सॉरी, वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is equal to Henry's constant into mole fraction of CO2. तो we have mole fraction of CO2 equal to partial pressure of CO2 upon KH. Upon KH. Upon KH. तो this is mole fraction of CO2 equal to partial pressure of CO2 upon KH. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH दिख जाएगा आपको ये। ठीक है, अब लेकिन इसमें चुनौती ये है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का आपको दिया हुआ है लेकिन पास्कल में दिया हुआ है, और जो हेनरीज कांस्टेंट है ये टॉर वाला दिया हुआ है आपको, टॉर वाला। तो ये दो अलग यूनिट्स है प्रेशर की, आप दोनों को रख नहीं सकते, आपको दोनों यूनिट को पहले एक बनाना पड़ेगा। तो या तो टॉर वाले को पास्कल बना लो या पास्कल वाले को टॉर बना लो। हम पास्कल वाले को टॉर बना लेते हैं। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 पास्कल इज इक्वल टू 0.0075 टॉर। ये जो 1 पास्कल होता है ये
0075 टॉर्क के बराबर होता है। एक जो पास्कल होता है वो इतने टॉर्क के बराबर होता है, 0.0075। और हमारे पास तो 55 इंटू 10 की पावर 3 है, ठीक है, वो हम डायरेक्ट रख देंगे। तो फॉर्मूला रख देते सीधा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टॉर्क, दैट इज 55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.0075 अपॉन KH, हेनरीज कांस्टेंट, 8.6 इंटू 10 की पावर 4, तो 8.6 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखो, ये 10 पूरा कट गया, यहां 10 बचेगा सिर्फ, 55 इंटू 0.0075, तो वी हैव दिस एज 55 इंटू 0.0075, 0.4125 डिवाइडेड बाय 86, क्योंकि 8.6 इंटू 10 विल बिकम 86। आंसर विल बी 4.79 इंटू 10 की पावर -3, तो 4.79 इंटू 10 की पावर -3, और ये टॉर में आएगा, तो 4.79 इज 4.8 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -3, एज पर द ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वी हैव 4.8 इंटू 10 की पावर -3, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -3 जो होगा वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमें यहां मिलेगा। तो इट इज 4.8 इंटू 10 की पावर -3, यही 4.79 इंटू 10 की पावर -3 एग्जैक्टली आ रहा है। अप्रोक्सीमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक, 4.8 आएगा। तो 4.8 इंटू 10 की पावर -3 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि 5th क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? विल मूव टू दी 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लें। क्लियर हो गया 5th क्वेश्चन? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे डीबीपी के। लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन नाउ। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? What is the concentration of O2 in a fresh water stream in equilibrium with air at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 bar? आपको कंसेंट्रेशन बताना है O2 का इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। गिवन KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 इज 1.3 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर kg बार। अब ये देखो, मोल पर kg बार में है, उसी टेम्परेचर पे मोल पर kg बार में हेनरीज कांस्टेंट। ये आप देखो, हेनरीज कांस्टेंट का जो हम ये कहते हैं कि जो उसके साथ होता है वो बदल जाता है, जो अलग, अगर अलग यूनिट आ जाती है तो। और मोल पर kg बार में होता क्या है, जो सॉल्युबिलिटी होगी ऑफ ऑक्सीजन O2, जो किसमें होगी, बेसिकली ग्राम पर kg में, ग्राम पर kg में, वो KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगी। अब प्रेशर की साइड कैसे आ गया KH? नहीं तो हमने क्या देखा है कि मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है KH इक्वल टू प्रेशर, लेकिन तब जब KH आपका सिंपल दिया जाए, जो कि ATM के फॉर्म में दिया जाए, लीटर मोल्स पर ATM के फॉर्म में दिया जाए, तब। अभी वो किस में है, kg बार में है, मोल्स पर kg बार। तो kg बार में हम सॉल्युबिलिटी का ये फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये फॉर्मूला आ जाता है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KH इंटू PG। अब सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है अल्टीमेटली, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ O2 पूछा है फ्रेश वाटर स्ट्रीम में, तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है, और मतलब कहने को सॉल्युबिलिटी निकालनी है। KH हमें दे रखा है, KH हमें दे रखा है, P ऑफ O2 नहीं दे रखा। तो P ऑफ O2 निकालते हैं, क्योंकि एयर के साथ इक्विलिब्रियम में एट 1 बार प्रेशर, एयर के साथ इक्विलिब्रियम में एट 1 बार प्रेशर। तो एक बात कंफर्म है, जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा PO2, एक्चुअली वो PO2 निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर ऑफ एयर से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये फॉर्मूला कहां से लगेगा, डाल्टन्स लॉ से। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये डाल्टन्स लॉ से लगेगा, क्या लगेगा, PO2 इक्वल टू
कहां है O2 इनटू प्रेशर ऑफ एयर, कहां है O2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल एयर का प्रेशर, तो दैट विल बी PO2। अब प्रेशर ऑफ एयर तो दे रखा है 1 atm, ये तो दे रखा है आपको 1 atm, यहां देखो 1 बार, सॉरी 1 बार दे रखा है, ठीक है 1 बार दे रखा है। ये O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एयर में O2 का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है 0.21, तो इट विल बिकम 0.21, तो इंटू 0.21 इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एंड दैट विल बी PO2, सो PO2 विल बी इक्वल टू 0.21 बार, सो PO2 विल बी इक्वल टू 0.21 बार। अब आपके पास PO2 आ गया, यानी कि PO2 आ गया, KH आपको दिया हुआ है मोल्स पर केजी में, तो ये मोल्स पर केजी में आ जाएगा, ये आपकी सॉल्युबिलिटी दे देगा O2 की, तो O2 की सॉल्युबिलिटी आपको मिल जाएगी, तो निकाल लेते हैं अपन सीधा O2 की सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 विल बी इक्वल टू, कितना दे रखा है आपको, हेनरीज कांस्टेंट 1.3 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट के साथ लिखते हैं ताकि क्लियर हो आपको, मोल्स पर केजी बार, दैट इज मोल्स पर केजी बार डिवाइडेड बाय, अच्छा ये वो भी अपना इसमें आया KH, ठीक है, तो ये मोल्स ऊपर, ये केजी बार नीचे चला जाएगा क्योंकि नीचे और कुछ है नहीं ना, तो मोल्स पर केजी इंटू बार, पर केजी इंटू बार इंटू प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.21 बार, ये भी बार में, तो 0.21 बार। अब क्या होगा, बार से बार कट गया, बार से बार कट गया, मोल्स पर केजी आ गया, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए ग्राम पर केजी में, मोलार मास से डिवाइड कर देंगे O2 के, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10 की पावर -3, तो 1.3 इंटू 0.21 कर लो, 0.273, so that will be 0.273 into 10 की पावर -3, 0.273 into 10 की पावर -3 मोल्स पर केजी, ये मोल्स आ गए बेसिकली पर केजी में, लेकिन एज वी ऑल नो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ग्राम पर केजी में आती है, तो ग्राम पर केजी में निकालने की इतने ग्राम मौजूद है पर केजी या पर 100 ग्राम, ऐसा हम निकालते हैं, तो मोल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, तो क्या करो मोलार मास से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि मोल्स इंटू मोलार मास, मोल्स इंटू मोलार मास विल गिव यू मास, ये दे देगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो सॉल्युबिलिटी नहीं आ गई, नई सॉल्युबिलिटी आ गई, तो सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू 0.273 इंटू 10 की पावर -3 इंटू मोलार मास ऑफ O2 32, तो इंटू 32, तो सीधे आगे आंसर हमारे पास 8.736 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर केजी, ये मोलार मास है ना ऑक्सीजन का 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करके ग्राम पर केजी निकाल दिया, तो 8.73 इंटू 10 की पावर -3 एज पर द ऑप्शन गिवन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो 6th का ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया, 8.736 इंटू 10 की पावर -3, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिल गया, दिस इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 8.73 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स पर केजी, ये 6th का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग इसके बाद 7वें क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बट कैच बस ये था कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, तो वो हमें डेल्टन्स लॉ के लिए, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका यूज किया हमने, 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका। तो ये हुआ 6th क्वेश्चन भाई।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। फॉलोइंग डेटा हैज बीन गिवन फॉर CO2 फॉर द कंसंट्रेशन इन H2। आपको फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है CO2 का, मतलब CO2 डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर, CO2 गैस है जो डिसॉल्व्ड है। इतना टेम्परेचर है 273, हेनरीज कांस्टेंट 728 और प्रेशर इस समय 0.10। टेम्परेचर बढ़ाया 333 करा 3410 ATM, हेनरीज कांस्टेंट देखो बदल गया, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। प्रेशर हो गया P2, ये नहीं दिया। इस क्वेश्चन में 100% हमसे P2 पूछा होगा, इस क्वेश्चन में 100% हमसे P2 पूछा होगा। सो इफ सोल्यूशन ऑफ CO2 इन H2O इज हीटेड फ्रॉम 273 टू 333, देखो CO2 का सोल्यूशन है H2O के साथ, उसको हीट किया 273 से 333 तक। प्रेशर P2 नीडेड टू कीप CO2 इन द सोल्यूशन इज, व्हाट विल बी द प्रेशर नीडेड टू कीप द CO2 इन द सोल्यूशन एट 333 केल्विन। आपको ये P2 निकालना है। तो बहुत सिंपल सा केस है, हमको क्या करना है, देखो हमें दोनों केसेस के मोल फ्रैक्शंस निकाल लेने चाहिए, क्योंकि प्रेशर बदला, टेम्परेचर बदला, सब माना, लेकिन CO2 की मात्रा थोड़ी ना कम ज्यादा करी है। तो इस टेम्परेचर पे जो CO2 होगा, इस टेम्परेचर पे भी वही CO2 होगा। मतलब इस टेम्परेचर पे जो मोल फ्रैक्शन होगा CO2 का, इस टेम्परेचर पे भी वही मोल फ्रैक्शन होगा CO2 का। तो मोल फ्रैक्शन पहले केस का अपन निकाल लेते हैं, और हेनरीज लॉ के हिसाब से मोल फ्रैक्शन होगा क्या, एज पर हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन होगा क्या, मोल फ्रैक्शन होगा क्या, तो वी हैव दिस एज PH इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, PH इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को। तो यहां से मोल फ्रैक्शन क्या होगा, X विल बी इक्वल टू प्रेशर, PH नहीं बोल, उसको P बोल दो सिंपल। तो दिस इज प्रेशर अपॉन KH, प्रेशर अपॉन KH। ठीक है, तो पहले केस का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, Chi1 विच इज इक्वल टू, पहले केस का प्रेशर कितना है 0.1 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट कितना है 728। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, Chi2 विल बी इक्वल टू कितना हो गया, P2 प्रेशर नहीं पता, P2 अपॉन 3410। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, since मोल फ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हीट करने पर CO2 के मोल फ्रैक्शन बदलेंगे नहीं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो हमने निकालने X1, Chi1 और Chi2 रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट है तो क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 0.1 अपॉन 728 will be equal to P2 upon 3410. So this implies P2 will be equal to 3410 into 0.1 upon 728. सॉल्व कर लेते हैं इसको, सीधा हमारा आंसर आएगा। So 3410 into 0.1 is 341 divided by 728, 0.468, 0.468 ये है हमारा करेक्ट आंसर जो हमें मिलेगा। तो दिस इज 0.468 P2। तो P2 यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा एज पर द ऑप्शन गिवन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमें मिलेगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 0.468 ATM। तो 0.468 ATM आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो 0.468 जो होगा ATM में वो करेक्ट आंसर होगा, और ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि पहले वाले पर हमने मोल फ्रैक्शन फर्स्ट निकाल लिया Chi1, सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया Chi2, Chi1 और Chi2 दोनों को इक्वेट कर दिया। जब दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमने P2 की वैल्यू निकाल ली, और P2 की वैल्यू सीधे आ गई 0.468 ATM। 0.468 ATM ये हमें Chi2 की सीधे वैल्यू मिल गई है। क्लियर हो गया, सेवेंथ क्वेश्चन डन। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन के बाद चलते हैं सीधे अपन
8th क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनते हैं आप। रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस 2, अच्छा कोई गैस बोल दी है, 2 गैस है, उसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकालना है, दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज दिस। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज, आपको रिलेशन निकालना है, मतलब आपको पार्शियल प्रेशर का रिलेशन निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस से, ठीक है ना। अब इसमें आपको 2 इक्वेशंस यूज करनी है। पार्शियल प्रेशर जो है गैस का वो आपका हेनरी से निकलेगा, और ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस 2, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन मान के निकलेगा। मतलब आपको दोनों रिलेशन में कोई कॉमन टर्म मिलेगा, वो कॉमन टर्म्स को आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल में चेंज कर सकते हो और दोनों का रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और यहां कुछ दिया गया है कि K1 एंड K2 आर हेनरीज कांस्टेंट। K1 और K2 बेसिकली हेनरीज कांस्टेंट है, एंड NT विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स। तो NT जो हो जाएगा वो टोटल मोल्स होगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, हेनरीज लॉ के हिसाब से करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कह सकते हैं हेनरीज लॉ के हिसाब से, मोल फ्रैक्शन या कह लो पार्शियल प्रेशर गैस का, जो कि 2 गैस है P2, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 गैस इनटू हेनरीज कांस्टेंट, और हेनरीज कांस्टेंट इसका K2 होगा, K2 होगा दूसरे वाले का, तो इट विल बी K2, ठीक है। तो इट विल बी K2, तो P2 इक्वल टू Chi2 इंटू K2। Chi2 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, तो इट विल बी मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब N1 प्लस N2। Chi2 इज मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इज N1 प्लस N2, ये मोल फ्रैक्शन होता है, इनटू K2। यहां से अपन एक काम करते हैं, N2 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब अपन आइडियल गैस लगाएंगे ना तो उसमें भी PV इक्वल टू N2RT करेंगे, मोल्स N2 मानेंगे, तो वो N2 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से सीधे करते हैं, N2 की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, टोटल मोल्स N1 प्लस N2 को आप NT बोल सकते हो, वो ऐसा कह रहे हैं, तो N1 प्लस N2 की जगह वी कैन राइट NT, तो ये NT हो गया, ठीक है ना। दिस इज NT, वैसे ये NT होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा N2 की वैल्यू NT इंटू P2, NT इंटू P2 अपॉन K2, अपॉन K2, अपॉन K2। तो दिस विल बी N2 will be equal to NT into P2 upon K2. Let this be first equation. ये first equation हो गई। Now क्या करें, आइडियल गैस इक्वेशन लगाए। So according to आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT होता है। चेंज करते, गैस के लिए लगा रहे, गैस 2 के लिए, तो प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2, मोल्स इज N2, R T2, टेम्परेचर इज T2, ठीक है ना। T या T टेम्परेचर एक ही बार लिया अभी, तो हमने तो T टेम्परेचर मान सकते हैं, तो T यहां से N2 की वैल्यू हम ये रख देंगे, तो व्हाट विल गेट दिस एज P2 V2 अपॉन RT इक्वल टू N2, एंड व्हाट इज N2, NT इंटू P2 अपॉन K2। क्या क्या चीजें कट रही हैं, दिस इज फ्रॉम 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो गया, ध्यान से सुनेंगे अपन, P2 से P2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ ओनली V2, तो V2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT इंटू RT अपॉन K2, तो NT इंटू RT अपॉन K2, दिस इज द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम विथ प्रेशर। तो वॉल्यूम V2 इक्वल टू NT RT बाई K2, ये आपका रिलेशन होगा। तो V2 विल कम आउट टू बी NT RT बाई K2, NT RT बाई K2 एज पर द ऑप्शन गिवन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एक्चुअली 1 लिखा हुआ था, बट दिस इज NT, वो मैंने करेक्ट किया था बिकॉज 1 कहीं नहीं आ रहा था, यहां पर भी NT आएगा अगर आएगा तो, बट इट विल बी NT बाय RT अपॉन K2। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो वी हैव दिस एज ऑप्शन ए करेक्ट,
क्योंकि NT/RT/K2 इज द करेक्ट आंसर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है जो हमें मिल रहा है, विच इज NT/RT/K2। सिंपल था। तो दो इक्वेशन लगा। ये आइडल गैस इक्वेशन हमने गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में पढ़ी है। जितने लोगों को 11th में कुछ कमजोरी है, 11th नहीं आ रही है, वो 11th का वीडियो जाकर देख सकते हैं। रेगुलर आपको मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल पर जो मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम 9th और आखिरी क्वेश्चन यहां पर करेंगे DPP का। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। ओके, सो वी आर डन विद द 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे सामने। विच इज करेक्ट अबाउट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, द गैस इन करेक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। गैस को लिक्विड में जो बिहेव करेगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज हेनरीज लॉ बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और उसमें रियल गैसेस की बात होती है, तो ये नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये हमने देखा भी था, लिमिटेशंस में देखा था, या हमने थ्योरी में पढ़ा था कि गैस जो होनी चाहिए लिक्विड में डिसॉल्व होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट केमिकली इंटरेक्ट विद द लिक्विड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि केमिकली इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए लिक्विड के साथ। तो बी ऑप्शन है। द प्रेशर अप्लाइड शुड बी हाई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेशर अप्लाइड हाई होना चाहिए, बल्कि हाई प्रेशर पर तो वो करेक्ट रिलेशन नहीं देती। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। तो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर एज बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो 9th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम वीडियो कंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया? तो 9th क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सटीक आंसर हमें यहां पर मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके के और मजेदार क्वेश्चंस, मजेदार सेशन हम लाते रहेंगे। बट अगर आप YouTube पर लेक्चर्स को मिस आउट करते हो तो सबसे आसान और अच्छा तरीका, आप वेबसाइट पर आओ magnetbrains.com, जहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिलते हैं। यानी कि यहां पर आपको बिल्कुल हैसल फ्री लेक्चर्स मिलते हैं। आपको परेशान नहीं होना कि इस टॉपिक के बाद मुझे क्या पढ़ना है, या मैं क्वेश्चन कहां से लगाऊं, या मैं शीट कैसे सॉल्व करूं। और YouTube पर क्योंकि क्या इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि कहां से हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस का लेक्चर पढ़ें। तो सबसे बेहतर और आसान तरीका है वेबसाइट पर आओ। वेबसाइट पर ऑलरेडी यहां पर कोर्सेज बने हुए हैं। IIT JEE में जाओगे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। आप जैसी केमिस्ट्री के वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपको पूरे चैप्टर वाइज लिस्टिंग यहां पर होगी। पूरे चैप्टर वाइज लिस्टिंग यहां होगी और चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन है, जैसे क्लिक करोगे पूरे टॉपिक सीक्वेंस में आएंगे। टॉपिक के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन भी लिखा है, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से प्लान आउट कर लो कि सुबह ये पढ़ लूंगा, शाम को 2 घंटे का ये लेक्चर देख लूंगा, आफ्टरनून में 1 घंटे का ये लेक्चर देख लूंगा। पूरा सीक्वेंस मिलेगा, PDF भी यही मिलेगी। तो आपको DPP अगर डाउनलोड करनी है तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं बने या कहीं डाउट आए तो नीचे सॉल्यूशन है तुरंत। मतलब हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दी गई है, तो ये पूरा एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट। और जैसे किसी वीडियो पे क्लिक करोगे तो हाई क्वालिटी का वीडियो आपका यहां पर स्ट्रीम होगा। और ऐसा नहीं है भाई कि आपको वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई कोर्स लेना है, कोई पैकेज खरीदना है, कोई कूपन कोड दूंगा जिससे डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री एजुकेशन है। कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज नहीं है। जैसे आप YouTube पर ये लेक्चर देखते हो वैसे आपको लेक्चर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेंगे। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स YouTube चैनल पर IIT JEE का तो प्रोग्राम चल ही रहा है। JEE केमिस्ट्री आपको लगातार मिल रही है। साथ में नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी नीट के बैक टू बैक लेक्चर्स अपलोड करे जा रहे हैं। तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो ऐसे चैनल की तलाश में है जहां पर रेगुलर वीडियोस मिले, रेगुलर कंटेंट मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, तो उन लोगों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। आप भी इसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।